हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम CLC सीकर से। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था, एक बार उसे आप थोड़ा सा ब्रीफली दिमाग में बैठा लीजिए। कल जो अपनी बात हुई थी वो हुई थी एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेकर, और कल अपन ने किडनी के बारे में पढ़ा था कि किडनी का जो बाह्य आवरण है उसको अपन रीनल कैप्सूल कहते हैं, और उसके अंदर जब मूल किडनी के अंदर जाते हैं तो पहला जो बाह्य आवरण आता है वो होता है वल्कूट, जिसको अपन कहते हैं कॉर्टेक्स, और उसके अंदर वाला भाग कहलाता है मेडुला। फिर हमने देखा कि कॉर्टेक्स का कुछ भाग मेडुला में धस जाता है, उस कारण मेडुला भाग छोटे छोटे पिरामिड आकृति के पिंडों में विभक्त हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड। और इन मेडुलरी पिरामिड के बीच की खाली जगह जहाँ कॉर्टेक्स उपस्थित होता है उसे अपन कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये अपनी बात हुई थी। फिर अपन ने बात की कि साहब कॉलम ऑफ बर्टीनी और पिरामिड, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला क्वेश्चन तो कॉलम ऑफ बर्टीनी से बन जाता है कि क्या होता है, वो आपको पता है। फिर अपन ने कहा था मेडुलरी पिरामिड जो है वो मेडुला आकृति यानी पिरामिड आकृति का होता है, और उसकी जो खुलने वाला भाग होता है उसको अपन कहते हैं रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला जो खुलता है वो खुलता है माइनर कैलिक्स में, जिनकी संख्या 7 से 13 होती है, और वो खुलता है मेजर कैलिक्स में, जिसकी संख्या होती है 2 से 3। और मेजर कैलिक्स फाइनली यूरिन को लेकर, मूत्र को लेकर किस में खुल जाता है? रीनल पेल्विस में। ये अपनी बात हो चुकी थी। फिर अपन ने मेडुलरी पिरामिड का डायग्राम बनाया। आज अपन बात करेंगे मेडुलरी पिरामिड में नेफ्रॉन, जो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, वो किस तरह से व्यवस्थित होती है। कौन सी? मेडुलरी पिरामिड के अंदर। तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहले नेफ्रॉन की, कि नेफ्रॉन क्या है और उसके कितने भाग होते हैं। फिर अपन बात करेंगे वो मेडुलरी पिरामिड में किस तरह से व्यवस्थित है। क्लियर? तो आज का हेडिंग लगाइए आप नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में ब्लड कहाँ से आता है, और नेफ्रॉन से ब्लड जाता कैसे है, किस तरह से रुधिर वाहिनी उससे आवश्यक पदार्थों को वापस लाती है, और मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ये सारी प्रक्रिया अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अपन को पढ़ना होगा नेफ्रॉन की संरचना क्या है। तो हेडिंग लगाइए आज का टॉपिक नेफ्रॉन। आज का टॉपिक है अपना नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जिसको कहते हैं हिंदी में वक्राणु, या इसका दूसरा नाम है यूरिन। इसमें बनता है, मूत्र का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहते हैं यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल्स। यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल। चलिए साहब, क्या नाम है? यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? अब आप देखिए पहली पॉइंट, नेफ्रॉन रीनल की यानी किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, इकाई मतलब यूनिट है, यानी इसके बिना कुछ नहीं होगा। मूत्र का निर्माण इसी में ही होगा। दूसरी बात, प्रत्येक रीनल में लगभग 10 लाख, जिसको अपन कह सकते हैं 1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं भाई, 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी की बात हो रही है, प्रत्येक का मतलब एक किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक एक सबको ध्यान रखना भाई। क्लियर? नेक्स्ट, अगली बात, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का एक सिरा खुला तथा दूसरा सिरा बंद होता है। यानी एक सिरा खुला होगा और एक सिरा बंद होगा। नेफ्रॉन में
ब्लड कहाँ से आता है? नेफ्रॉन में ब्लड एफरेंट, नेफ्रॉन में ब्लड रीनल आर्टरी यानी कि वक्रीय धमनी, इंफीरियर वेना केवा से अपन ने पढ़ा था कल, इंफीरियर वेना केवा से और एरोटा से अलग अलग ब्रांचेज आती है जो किडनी में जाती है। एरोटा से आती है जो शुद्ध रक्त की आती है, उसका नाम है वक्रीय धमनी यानी रीनल आर्टरी, और जो सीरा में वापस फिल्टर होकर ब्लड जाता है उसका नाम था रीनल वेन। तो मैं यही लिख रहा हूं यहाँ पर कि नेफ्रॉन में ब्लड रीनल आर्टरी से आता है तथा वापस रीनल वेन से जाता है। किससे आता है? रीनल आर्टरी से आता है और रीनल वेन से जाता है। क्लियर? चलिए साहब आगे बढ़िए। ओके, अब देखिए आप किस तरह से क्या संरचनाएं हैं। नेफ्रॉन की संरचनाएं कौन कौन सी? नेफ्रॉन के भाग, नेफ्रॉन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों। एक तो भाग होता है जिसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन के कितने भाग है? दो मुख्य रूप से, फिर इसके छोटे छोटे भाग होते जाएंगे आगे। प्रारंभिक भाग कितने हैं? दो। ग्लोमेरुलस जिसको अपन कहते हैं केशिका गुच्छ, यानी केशिकाओं का क्या होता है? ये गुच्छा होता है। दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स यानी कि वक्रीय नलिकाएं। ये दो भाग है साहब, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस का कोई आगे भाग नहीं है, रीनल ट्यूब्यूल के खूब सारे भाग हैं। क्या क्या है इसके अंदर? आपके एक तो आएगा बोमेन, बोमेन कैप्सूल, हिंदी में लिख दूंगा मैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हिंदी में लिखते हैं बोमेन संपुटक, जो अभी अपन बात करेंगे, प्यालेनुमा होता है ना। दूसरा भाग होता है समीपस्थ, समीपस्थ कुंडलित, कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अंग्रेजी में नाम याद रखना पड़ेगा आपको इसका। समीपस्थ को अपन कहते हैं प्रोक्सिमल। क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल। और कुंडलित को कहते हैं कॉन्वुलेटेड, कोइल्ड, पूरी कुंडली बनी हुई सांप की तरह, कुंडलित यानी कॉन्वुलेटेड। और नलिका को कहते हैं ट्यूब्यूल। अब अपन इसको शॉर्ट में बोलेंगे पीसीटी। क्या बोलेंगे? पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। लेकिन आपको अब याद क्या रखना है? पीसीटी, क्योंकि बार बार पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा बड़ा। दूसरा है वो भाग है हेनले का लूप। किसका लूप? हेनले का लूप, यानी कि लूप, लूप ऑफ हेनले। करेक्ट। और इस हेनले के लूप के भी भाग होते हैं। इस हेनले के लूप के कौन कौन से भाग है देखो आप। एक तो होता है नीचे की तरफ आता है, उसको अपन कहते हैं डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, अभी नाम लिख रहा हूँ, डिसेंडिंग। और एक होता है एसेंडिंग यानी ऊपर की ओर। एक है आरोही और एक है अवरोही। डिसेंडिंग का मतलब नीचे की ओर, एसेंडिंग का मतलब ऊपर की ओर। जो हेनले का लूप है वो यू आकार का होता है। ऐसा मैं बना देता हूँ, यहाँ देखो, ये यू आकार का होता है इस तरह से, ये यू आकार का। तो ये जो नीचे की ओर आ रहा है ये तो है डिसेंडिंग, और जो ऊपर की ओर जा रहा है ये है एसेंडिंग, यानी ये तो नीचे की ओर आ रहा है, तो ये तो हो गया आरोही और ये हो गया अवरोही। बोले तो डिसेंडिंग नीचे की ओर आना, एसेंडिंग ऊपर, यू आकार का होता है। और तीसरा भाग जो होता है वो होता है समीपस्थ की जगह क्या आ जाएगा? दूरस्थ, दूरस्थ कुंडलित
नलिका, वो थी समीपस्थ पहली वाली, ये थोड़ी नेफ्रॉन से यानी बोमेन संपुटक से दूर होती है, डायग्राम में बात करेंगे। तो नाम रख दिया इसका दूरस्थ कुंडलित नलिका। इंग्लिश में क्या बोलोगे? दूरस्थ को डिस्टल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, बोले तो DCT। क्या बोलोगे? DCT। वो क्या था? PCT। ये है DCT। ये आपके अंदर किस के भाग आ गए? रीनल ट्यूबुलस। ग्लोमेरुलस में कुछ नहीं होता है, ग्लोमेरुलस तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि यह रुधिर यानी ब्लड केशिकाओं, जो केस के समान होती है, केशिकाओं जिसको अपन कहते हैं ब्लड, केशिकाओं को क्या कहते हैं? एंड में सर्कुलेटरी पढ़ा अपन ने, कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है? गुच्छा होता है, गुच्छा होता है, जिसमें से रक्त यानी ब्लड छनकर नेफ्रॉन में आता है, नेफ्रॉन में आता है। ये थ्योरेटिकल बातें लिखो, फिर मैं बनाता हूँ डायग्राम। अब आपको नेफ्रॉन के भाग पूछे तो कितने बताओगे? 2 है। कौन कौन से? ग्लोमेरुलस के अंदर केवल क्या आता है? एक ही भाग है ग्लोमेरुलस। लेकिन रीनल ट्यूब्यूल में कितने भाग होते हैं? देखो, आप मैं नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 और ये 4 भाग आते हैं। ध्यान रखना, 4 भाग आते हैं। किसके? रीनल के। ये 4 हैं, समझ लेना इसको। क्लियर? ये लिखिए आप सारी बातें थ्योरेटिकल वाली, फिर अपन बात करते हैं इसकी डिटेल में, चलते हैं डायग्राम बनाकर, फिर समझ में आएगा। ऐसे तो केवल बातें समझ में नहीं आई। लिखिए फटाफट। हो गया? आगे बढ़े, चलिए। तो ये थी नेफ्रॉन के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज। अब अपन बात करेंगे कि नेफ्रॉन जो है उसकी संपूर्ण संरचना अपन पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन किस तरह से अलग अलग पार्ट के अंदर अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन या कार्य करता है। तो हेनले के लूप के देख लिया आपने, 2 भाग है, एक आरोही है, एक अवरोही है, जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हम पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है नेफ्रॉन। चलिए, नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है इसमें देखिए आप क्या है। ये नेफ्रॉन की संरचना बना रहा हूं, ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट बना रहा हूं। ये जो कप के समान संरचना है इसे कहते हैं बोमेन संपुटक। क्या कहते हैं? बोमेन संपुटक। ये देखिए, तो ये कप के समान संरचना बनाई है मैंने, ये बोमेन संपुटक है। क्या है? बोमेन संपुटक। और बोमेन संपुटक में 2 परतें पाई जाती है, डबल लेयर है, ये दोहरा आवरण पाया जाता है, इसलिए मैं इसको दोहरे आवरण में बना रहा हूं। देखो आप, ये देखिए दोहरा आवरण बना दिया मैंने।
ये लीजिए, ये लीजिए, ये इसका क्या आ गया, दोहरा आवरण। ये लीजिए, यहाँ तक ये खत्म हो गया। यहाँ पर ये लीजिए, ये आ गया पहला पार्ट। कौन सा, वोमेन्स क्या भाई, संपुटक बोले तो कैप्सूल। क्लियर। और इसके बाद में यहां से शुरू होता है इस तरह से, एक दो कुंडलन बनाने आपको। ये देखिए, एक, ये दो कुंडलन बनाने। ये जो कुंडलित भाग बना है, ये वाला जो प्रथम कुंडलन है, इस पूरे भाग को अपन बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको अपन अपने शॉर्ट में लिखा था, याद करो, पीसीटी। समीपस्थ कुंडलित नलिका को शॉर्ट में क्या लिखा था, पीसीटी। वही मेरी ये पीसीटी आ गई। अब यहां से नीचे की ओर शुरू हो जाएगा आपके कौन, हेनले का लूप। ये लीजिए सब, ये हेनले का लूप। अब हेनले का लूप देखो, ये दो तरह का होता है। एक होता है ऊपर वाला भाग तो होता है मोटा, ज्यादा चौड़ा होता है, और नीचे वाला भाग पतला होता है। ये देखिए, ये तो मोटा है और ये पतला है। फिर इस तरह से घूम जाता है यूं। ये लीजिए, घूम गया। फिर ऊपर की ओर जाता है वापस ये, फिर ये वापस मोटा हो जाएगा, फिर सीधा जाएगा ये ऊपर की ओर। इसके बराबर लाना है, इसके बराबर ले आए अपन। ये लीजिए, इसके बराबर आ गया। अब ये जाकर वापस ऊपर जाके फिर घूम जाएगा ऐसे। तो ये लीजिए, ये लीजिए आप, और ये जाकर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये दूसरी अन्य नलिका में खुलेगा, उसके बाद में बात करेंगे। इधर देखो आप, थोड़ा सा अपन ऊपर ज़्यादा लिए, कोई बात नहीं, नीचे कर देते हैं। तो इसके बराबर आना चाहिए, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ये ठीक है। और ये घुमा हुआ भाग जो आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं डीसीटी। क्लियर। अब देखो आप, ये हो गया एक पहला भाग वोमेन संपुटक, दूसरा हो गया पीसीटी, तीसरा हेनले का लूप जो यू आकार का है। ये डॉट डॉट क्यों बनाया मैंने पता है आपको, इसलिए बनाया कि ऊपर वाला भाग तो होता है कौन सा, कॉर्टेक्स। कौन सा होता है, वल्कूट। और इस डॉट डॉट के नीचे वाला होता है आपके कौन, मेडुला। कौन होता है, मेडुला, जिसको अपन कहते हैं मध्यांश। ये लीजिए, ये कॉर्टेक्स है और मेडुला। यानी हेनले का लूप किस में पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। बाकी सारे भाग, चाहे वोमेन संपुटक हो, चाहे पीसीटी हो, चाहे डीसीटी हो, ये सारे कहाँ पाए जाएंगे, कॉर्टेक्स में, ध्यान रखिएगा। और केवल हेनले का लूप। अब ये हेनले का लूप का प्रथम भाग है, देखो आप, ये नीचे की ओर आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है। तो इधर से रक्त छन के आएगा, तो इधर से घूमता हुआ इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, और इस तरह से ये बढ़ेगा। तो ये नीचे की ओर आ रहा है, इसको अपन कह रहे हैं हेनले के लूप का डिसेंडिंग पार्ट। नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, और ये जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा एसेंडिंग। एसेंडिंग का मतलब ऊपर की ओर जाना। तो अब देखो, ये तो हो गया कौन सा, हेनले के लूप का डिसेंडिंग पार्ट। कौन सा, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब नीचे, हिंदी में लिखना है इसको, गलती हो जाती है आरोही और अवरोही के चक्कर में। डिसेंडिंग का मतलब नीचे, डिसेंड, डिक्रीज। ये असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर, डिसेंडिंग पार्ट। अब इसमें दो तरह के पार्ट है, ये बड़ा मोटा है ना, तो ये तो हो गया, मोटे को क्या बोलोगे, थिक, नहीं मोटा। ये पतला है तो ये बोलोगे क्या, थिन। यानी हेनले के डिसेंडिंग के कितने पार्ट हो गए, दो। एक तो हो गया कौन सा, थिक, और एक हो गया थिन। ऊपर वाला मोटा है, नीचे वाला पतला है। मोटे वाले को क्या बोलोगे, थिक, पतले वाले को क्या बोलोगे, थिन। ये हो गया हेनले के लूप का पहला भाग। अब इधर ये तो लूप है, नीचे कोई मतलब नहीं है। अब वापिस ऊपर जा रहा है, इधर क्या लिखोगे, हेनले के लूप का
कौन सा भाग है ये? एसेंडिंग। एसेंडिंग यानी ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, यानी उसके विपरीत हो गए अपने। डिसेंडिंग पार्ट, इसमें भी वही है। ये वाला कौन सा है? मोटा है। मोटे को अपन क्या कहते हैं? थिक। पतले को क्या कहते हैं अपन? थिन। सेम कहानी है, ये मोटा, ये पतला, ये पतला, ये मोटा। करेक्ट। अब आप देखिए आगे डीसीटी है। अब ये जो नलिका है ये आगे जाकर किसी अन्य नलिका में खुलती है, जो नेफ्रॉन का भाग, इस नेफ्रॉन का भाग नहीं है, इसमें जो 1 लाख अपने 10 लाख नेफ्रॉन लिखे हैं वो जाकर इसमें खुलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आप, ये नलिका जिसमें सारे डीसीटी, ये तो अपन ने एक ही नेफ्रॉन की बात की है, कितने हैं? एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन ऐसी नलिकाओं में खुलेंगे। तो ऐसे मैं बना देता हूँ, देखो इधर कोई नेफ्रॉन और डीसीटी खुल गई, इधर भी डीसीटी खुल गई, मान लो इधर भी कोई डीसीटी खुल गई। ये जो नलिका है जिसमें ये सब खुल रहे हैं, इससे अपन कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, यानी हिंदी में कहते हैं संग्राहक। सबका क्या कर रही है? मूत्र का संग्रहण कर रही है, तो ये होगी संग्राहक नलिका, या इसको कह सकते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या कह सकते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्यों? चाहे डक्ट को बात है कि इसको शॉर्ट में कहते हैं सीडी, या इसको शॉर्ट में कहते हैं सीटी। कलेक्टिंग डक्ट को क्या लिख सकते हैं? सीटी। और कलेक्टिंग डक्ट को सीडी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को सीटी। क्लियर? और इस तरह से खूब सारी इसमें डीसीटी खुलेगी, तो अंत में से कहेंगे डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोलेंगे? डक्ट ऑफ बेलिनी। ध्यान रखिएगा, संग्रह नलिका जब खूब सारी मिलती है तो क्या बन जाती है? डक्ट ऑफ बेलिनी, यानी बेलिनी की नलिका। वैज्ञानिक का नाम है बेलिनी। और ये जो बेलिनी की नलिका है ये जाकर खुलती है किसमें? ये है खुलती है रीनल पेपिला में। किसमें? रीनल पेपिला। कल अपन ने बात की थी, आज अभी डायग्राम से बताऊंगा मैं आपको। रीनल पेपिला में खुलती है, वो डायग्राम में आ जाएगा, देखो कैसे होती है, खुलती है। अब आप देखिए हेलने के लूप के मैंने आपको सारे पार्ट बता दिए हैं। ये वाले कौन से? रीनल ट्यूब्यूल वाला हो गया, देखो बोमेन संपुटक आ गया, पीसीटी, डीसीटी, हेलने लूप, ये हेलने का रूप आ गया। क्लियर? ये डीसीटी आ गया, चौथा भाग। तीसरा कौन सा हो गया आपके? हेलने का लूप। हेलने के लूप के 2 पार्ट, एक ये और एक ये, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। क्लियर? अब देखिए आप, अब इनमें किस तरह से दूसरा पार्ट करते हैं अपन। ये माना कि आपके रेड कलर में बनाते हैं, ये माना गया आ गई महाधमनी। क्या आ गई? महाधमनी। ये लीजिए, ये आ गई महाधमनी, जिसको अपन कहते हैं एरोटा, बोले तो महाधमनी। शुद्ध रक्त लेके आती है हृदय से। क्लियर? ये लेके आ रही है शुद्ध रक्त। यहाँ से एक शाखा निकलती है जिसको अपन कहते हैं रीनल आर्टरी। याद करो क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी। देखो शॉर्ट में लिखा था आर है, कल लिखा था रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी आकर यहाँ पर खूब सारी छोटी छोटी धमनियों में विभक्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसको किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन को ब्लड देना है, तो 10 लाख शाखाएं निकलेगी इस रीनल आर्टरी से। ध्यान रखिएगा, कितनी? 10 लाख शाखाएं। इनमें से माना कि एक शाखा निकल कर आ गई यहाँ पर, इस नेफ्रॉन को दे रही है। क्लियर? इसका नाम हो जाएगा एफरेंट। क्या नाम हो जाएगा? एफरेंट। अंग्रेजी में याद रखना है इसको। धमनी के आगे वाला एंड होता है आर्टेरियोल। क्या कहते हैं? आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल, शॉर्ट में लिखेंगे ए। यानी कि रीनल आर्टरी की एक शाखा ऐसी जो अपन ने लिखा है एफरेंट आर्टेरियोल, ऐसी टोटल शाखाएं कितनी बनती है? एक किडनी में कितने नेफ्रॉन? 10 लाख। 10 लाख शाखाएं यानी ब्रांचेज यहाँ से निकलेगी और एक एक नेफ्रॉन को सप्लाई करेगी। किसके लिए? ताकि ब्लड इसमें जो आ रहा है उसको फिल्टर कर दिया जाए। फिल्टर करने का काम किसका है? अपने किडनी का है। क्लियर? चलिए साहब, तो ये आ गई कौन? एफरेंट आर्टरी। याद रखना, इंग्लिश में याद रखना, एफरेंट आर्टेरियोल। ये एफरेंट आर्टेरियोल आकर यहाँ पर छोटी छोटी केशिकाओं में विभक्त हो जाएगी और केशिकाओं का एक क्या बन जाएगा? पूरा गुच्छा बन जाएगा। ये लीजिए साहब, ये गुच्छा बन गया और यहाँ से वापस ये निकल जाएगी। ये लीजिए, ये वापस निकल गई। जो वापस निकल रही है ना, इसका नाम हो जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल। देखो ये ए से शुरू है, ई से शुरू है, इसका नाम हो जाएगा इफरेंट। इफरेंट का मतलब एग्जिट,
आर्टेरियोल, आर्टेरियोल हमने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में कि आर्टरी होती है, उसमें बड़ी आर्टरी होती है, उसमें छोटी आर्टरी होती है, फिर आर्टेरियोल होता है, मेटा आर्टेरियोल होता है, और लास्ट में कैपिलरीज बनती है। तो ये जो गुच्छा बना है ये वाला, ये किसका गुच्छा बना पता आपको? ये है कैपिलरी यानी कि केशिकाओं का, कैपिलरीज का गुच्छा है यानी मंडल है। इसे क्या बोलोगे? इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो आपको ध्यान रखना है ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं कि जो केशिकाओं का गुच्छा है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब आप देखिए ये जो यहाँ पर निकली है इसको आपने लिख दिया ई ए, ये तो है इफरेंट आर्टिकल। ये क्या थी? ए, क्या थी? एफरेंट। इसका जो व्यास है वो ज़्यादा होता है, ध्यान रखना व्यास ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड ज़्यादा आएगा इसमें और यहाँ से ब्लड कम जाएगा, तो इफरेंट का व्यास क्या होगा? कम होगा। ध्यान रखना, अगर जितना आया उतना चला गया तो फिर तो फिल्टर ही नहीं होगा, है ना। तो आता ज़्यादा है, जाता कम है, और यहाँ से जो फिल्टर होकर आएगा ये आपको आ जाएगा किसके? ये हो गया फिल्टर। इससे छनकर आता है किसके अंदर? ये नेफ्रॉन के अंदर। किससे? और फिर ये आगे चला जाता है, यूँ आगे चला जाता। खूब सारी प्रक्रियाएं होती है, अपन आगे पढ़ेंगे। इस प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अंत में इसका क्या बन जाता है आपका? ये इस तरह से आकर एंड में क्या बन जाता है? इसका मूत्र बन जाता है। इस तरह से कार्यक्रम चलता है। अब अगली बात, ये जो एफरेंट निकली है ना यहाँ से, ये यहाँ पर नहीं रुकती है, ये आगे चलती जाती है। ये इफरेंट है वो इस तरह से आगे चलती जाएगी। ये क्या करेगी? यहाँ पर एक गुच्छा बनाएगी ऐसे, इस तरह से। ये देखो रुधिर केशिकाओं का गुच्छा बनाएगी। ये गुच्छा वापस इसमें चला जाएगा, यानी पीसीटी में, पीसीटी के चारों ओर रुधिर केशिकाओं का क्या बन जाएगा? गुच्छा। फिर ये जाकर चारों ओर किसके चारों ओर गुच्छा बनाएगी? ये लीजिए, किसके चारों ओर गुच्छा बना दिया इसने? डीसीटी। ये रुधिर केशिकाओं का गुच्छा है क्योंकि आवश्यक पदार्थों को वापस लेके आता है। यहाँ पर जितना फिल्टर हुआ वो सारा का सारा मूत्र तो नहीं जाएगा ना, उसमें कुछ काम की चीजें होगी, उनको वापस क्या कर लिया जाता है? पुनरा अवशोषित कर लिया जाता है, वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है कि ये चीज काम की है। मान लो कि अंदर एमिनो एसिड फिल्टर होता ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज फिल्टर होकर आ गया तो ग्लूकोज को वापस लाना पड़ेगा। सोडियम काम का है तो सोडियम को वापस लाना पड़ेगा। जो भी फिल्टर होगा वो चीजें जो जरूरत है उनको वापस दिया जाएगा, जो जरूरत नहीं होगी उसको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये जो देखो आप जाल बन गए यहाँ पर, किसके चारों ओर? पीसीटी के चारों ओर और डीसीटी के चारों। इस जाल को अपन कहते हैं परिकेशिकीय जाल। क्या कहते हैं? परिकेशिकीय जाल, यानी कि इंग्लिश में लिखे तो कहते हैं पेरी ट्यूबुलर जाल को क्या कहते हैं? नेटवर्क। इनको शॉर्ट में अपन बोलेंगे पीटीएन। क्या बोलेंगे? पीटीएन, पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क। किससे बना है? इफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांचेस से। अब आप देखिए एक जाल और बन गया, ये भी क्या है? डीसीटी के चारों ओर भी रुधिर केशिकाओं का जाल बन गया है, आवश्यक चीजों को वापस लाने के लिए और जो अतिरिक्त चीजें उनको निकालने के लिए। ये भी क्या है? पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। अब क्या होता है यहाँ से, कहाँ से? इस पेरीट्यूबुलर नेटवर्क से एक ब्रांच निकलती है जो इस तरह से हेनले के लूप के चारों ओर से आवश्यक पदार्थों को वापस लेकर आ जाती है। ये लीजिए साहब, ये आ गई वापस लेकर। हेनले के लूप के चारों ओर देखो आप, किसके चारों ओर? हेनले के लूप के चारों ओर ये रुधिर केशिका घूम जाती है इस तरह से, ये देखो। और वापस जितना भी काम की चीजें हैं इस वाली सबको लेकर आ सकती है इधर से। देखो आप, इससे अपन कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। ये क्या है? वासा रेक्टा। और फिर मैं बना देता हूँ यहाँ पर कौन सी, जो इसमें अशुद्ध रुधिर आता है उसका नाम क्या था? इंफीरियर। याद करो, कल बताया था इंफीरियर वेना केवा। और ये वापस ब्लड इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ से वापस किस में चला जाएगा? हृदय में चला जाएगा। यानी जो मूत्र था वो तो निकल गया, आवश्यक चीजों का वापस कौन कौन लेके आ गया? एक तो पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, देखो इस तरफ भी है और इस तरफ, दोनों तरफ तीर लगा रहा हूं मैं। ये भी पेरीट्यूबुलर नेटवर्क है, ये भी यानी पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर पाया जाने वाला रुधिर केशिकाओं का जो जाल है उसे क्या बोलेंगे अपन? पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। और जो हेनले के लूप के चारों ओर यू आकार का जो हेनले का लूप है उसके चारों ओर जो पाया जाता है रुधिर केशिकाओं का, इसे अपन बोलेंगे वासा रेक्टा। क्लियर? ये आप लिखिए, फिर मैं आपको थ्योरेटिकल बातें सारी लिखा देता हूँ। फटाफट ये डायग्राम बनाइए आप।
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लेकिन लिखनी पड़ेगी। नेफ्रॉन, देखो इस तरह से नेफ्रॉन का ये जाल बना हुआ है आपने, लिखिए फटाफट, काम की चीज़ें लिखते हैं फटाफट। परिकेसी के जाल, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, पीसीटी और डीसीटी के चारों। इसका व्यास ज्यादा है, उसका व्यास कम है। हो गया? चलिए साहब, अब अपन लिखते हैं कुछ थ्योरेटिकल बातें। अब लिखिए सबसे पहले काम की बातें फटाफट। पहला पॉइंट हम पढ़ क्या रहे हैं? नेफ्रॉन। क्या पढ़ रहे हैं? नेफ्रॉन। पहला पॉइंट, ग्लोमेरुलस का निर्माण, ग्लोमेरुलस का निर्माण रीनल आर्टरी यानी कि वक्रीय धमनी, वही तो निकल कर आती है, रीनल आर्टरी से आने वाली एफरेंट, अभिवाही कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अभिवाही धमनी का, एफरेंट आर्टेरियोल से निकलने वाली ब्लड यानी रुधिर केशिकाएं कैपिलरीज करती है इसे कौन करती है? एफरेंट आर्टेरियोल से आने वाली केशिकाएं करती है। इधर देखो डायग्राम, ये अपन ने बना दिया, माना कि बोमेन कैप्सूल, करेक्ट। इधर से ये एफरेंट आ रही है, यहाँ पर क्या कर दिया? रुधिर केशिकाओं का गुच्छा। ये तो हो गई एफरेंट आर्टेरियोल अभिवाही धमनी, और ये अपवाही धमनी, ये हो गई इफरेंट आर्टेरियोल ई ए। ये तो आने वाली तो है ए ए, जाने वाली ई ए। ये बन गया क्या? आपके बीच में कौन बन गया? ग्लोमेरुलस। जीएल बोले तो ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस का निर्माण इसने किया है। एफरेंट आर्टेरियोल का व्यास, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना भाई, और इंपॉर्टेंट, क्यों लगा दिया मैंने? एफरेंट आर्टेरियोल का व्यास यानी डायामीटर, व्यास इफरेंट आर्टेरियोल के व्यास से क्या होता है? ज्यादा होता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड के प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा कहते फिल्टर होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फिल्टर थोड़ी होगा, प्रोटीन वगैरह का फिल्टर नहीं होता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड के प्लाज्मा का की छनन यानी कि इंग्लिश में क्या बोलोगे? फिल्टर की क्रिया होती है। ये फिल्टर होकर इसमें आ जाएगा। ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर पदार्थ कहाँ आएगा? ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर प्लाज्मा
इसमें आ रहा है, इस अपना का नाम क्या है, बोमेन संपुटक, प्लाज्मा बोमेन्स कैप्सूल या संपुटक में ग्लोमेरुल से फिल्टर होकर प्लाज्मा बोमेन संपुटक में आता है। नेक्स्ट, इफरेंट आर्टीरियोल से रुधिर केशिकाओं का जाल, इसको अपन कह सकते हैं नेटवर्क, ये जो बनाया था ऐसे चारों तरफ अपन नेटवर्क बनता है, उसे क्या बोलते हैं भाई, पेरिटुबुलर नेटवर्क। उसे अभी बनाया था डायग्राम में आपके, पेरिटुबुलर नेटवर्क कहा जाता है। जो पीसीटी तथा डीसीटी के चारों ओर होता है। ध्यान रखना भाई, इसके चारों ओर होता है, पीसीटी और डीसी, डायग्राम में सब बता रखा है मैंने। नेक्स्ट, पेरिटुबुलर यानी परिकेशी के, पेरिटुबुलर नेटवर्क का मतलब परिकेशी के जाल, पेरिटुबुलर नेटवर्क से एक शाखा यानी ब्रांच निकलती है। जो एक शाखा निकली थी, यार करो, हेनले के लूप के चारों ओर एक आवरण बनाया था, उसका नाम आपने क्या रखा था, वासा रेक्टा। निकलती है जो हेनले के लूप के चारों ओर घूमती है, उसे वासा रेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, संग्राहक, वो देखो लास्ट में बनाया रखी है मैंने अभी तक, ये रही संग्राहक नलिका, जिसमें सारी डीसीटी आकर खुलती है। संग्राहक नलिका अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिसको सीडी या कहते हैं सीटी, एक ही बात है, सीडी यानी कलेक्टिंग डक्ट और सीटी का मतलब होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग यानी वक्राणु का भाग नहीं है। क्लियर। आज अपन ने बात की नेफ्रॉन की, संग्राहक नलिका का भाग नहीं। आज नेफ्रॉन पढ़ा है अपन ने, ये लिखिए, फिर अपन कुछ एक बात और पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसे फटाफट। सारे पॉइंट जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किए हैं, वही पॉइंट मैंने लिखाए हैं आपको। ये पॉइंट नहीं आएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए साहब, टॉपिक शुरुआत में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आगे बहुत सिंपल है। कुछ नहीं है, नेफ्रॉन के अंदर ब्लड आता है और वापस जाता है, जाती है तो उससे दो शाखाएं निकलती है, एक पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर होती है, उसको अपन पेरिटुबुलर नेटवर्क बोल देते हैं ना। बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इजी चैप्टर है ये। थोड़ा सा रुको, सब क्लियर हो जाएगा। जो जो अपन चैप्टर को आगे बढ़ेंगे तब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। अभी किताब नहीं पढ़नी, जो मैं बता रहा हूँ आपको वही पढ़ना है। चलिए साहब, आगे देखिए आप। अब एक चीज और है, बोमेन संपुटक, बताइए आपको, बोमेन कैप्सूल जो प्यालेनुमा होता है,
प्लस अगर मैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या था, केशिका का गुच्छ, इन दोनों को जोड़ दूं तो एक संरचना बन जाती है। कैसे? ये आ गया मान लो बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल आ गया, करेक्ट, ये बोमेन कैप्सूल आ गया। और अंदर ही आती है ब्लड वेसल, एक मिनट, अंदर आ गई है ब्लड वेसल, ये लीजिए, ये हो गई। ये आने वाली कौन सी है? एफरेंट आर्टेरियोल, जाने वाली कौन सी है? इफरेंट आर्टेरियोल। और ये बीच में क्या आ गया? ग्लोमेरुलस। ये क्या आ गया आपके? ग्लोमेरुलस, करेक्ट। अगर ये बोमेन कैप्सूल है, ये क्या आ गया? बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुटक, क्लियर। अगर मैं इन दोनों को, किसको? बोमेन कैप्सूल को और इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो इसका नाम हो जाएगा मेलपिजियन कॉर्पस्कल। क्या नाम हो जाएगा? मेलपिजियन कॉर्पस्कल्स, या इसको आप कह सकते हो रीनल कॉर्पस्कल। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों को मिक्स करने पर क्या कहेंगे? इन दोनों को मिक्स कर दिया अपन ने, इन दोनों को मिक्स कर दिया, बीच में प्लस का साइन है, किसको? ग्लोमेरुलस को और बोमेन कैप्सूल को। अब संयुक्त संरचना को आप क्या बोलोगे? मेलपिजियन कॉर्पस्कल या रीनल कॉर्पस्कल, क्लियर। चलिए राइस, ये अपने हो गई किसकी? आज की बात। कल हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ नेफ्रॉन और मेडुलरी पिरामिड में किस तरह से नेफ्रॉन व्यवस्थित होता है। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं कल वापस अपन।